हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन को, जहां पर हमने इसके हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा, समझा, सीखा। इसके साथ साथ हमने इसी चैप्टर के अंतर्गत उपग्रहों की गति के बारे में भी डिस्कशन किया, एंड हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कोई नया सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है, किस तरीके से नए सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में फिक्स किया जा सकता है। यह सब कुछ समझने सीखने के बाद अब बारी है इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की, मतलब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं भाई। तो इस सिलसिले में हमारे पास है इस सेशन में केपलर के नियम पर आधारित प्रश्न, मतलब केपलर्स लॉ पे बेस्ड कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमें एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, एंड हमारे इक्वली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स को हिट करना होता है, उसकी चर्चा करने वाले हम इस सेशन में। तो जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि ये सेशन इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब आप जेईई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कर लेते हैं हम इस सेशन की। सबसे पहले बात करेंगे हम इन फॉर्मूलोज की। तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो भाई हमें पता है केपलर के नियम की, कि केपलर ने हमारे पास में 3 नियम दिए। ठीक है, केपलर का जो फर्स्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंगली ये बात करी गई कि अगर कोई भी उपग्रह किसी भी ग्रह के परितः चक्कर लगाता है तो वो हमेशा ही लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाएगा। मतलब उन्होंने कहा था कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएगा, फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ में कहा था कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल कंसीडर करेगा, मतलब इक्वल एरिया कंसीडर होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो दूसरा हो गया भैया समान क्षेत्रफल का सिद्धांत, दूसरा हमारा समान क्षेत्रफल का सिद्धांत था। और तीसरा जो नियम था उसमें उन्होंने यह कहा कि अगर कोई भी सैटेलाइट, कोई भी उपग्रह अगर अपने ग्रह के अराउंड परितः, उसके परितः घूम रही है, तो हमेशा ही उसके द्वारा जो समय अंतराल लिया जाएगा, किसके लिए भी, तो समय अंतराल होगा उसके कंप्लीट एक रोटेशन के लिए, मतलब परिभ्रमण काल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको समय अंतराल को मैं परिभ्रमण काल ही कह लेता हूं। परिभ्रमण काल मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगने वाला समय। तो बोला परिभ्रमण काल का जो वर्ग होगा वो समानुपाती होगा जितनी हाइट पे आप ले जाकर के उस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं उसके क्यूब के। मतलब परिभ्रमण काल का जो स्क्वायर है ये समानुपाती है वृत्तीय कक्षा के त्रिज्या के क्यूब के। मतलब परिभ्रमण काल का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वृत्तीय कक्षा के त्रिज्या के क्यूब के। मतलब ये पॉइंट क्लियर होता है यहां से कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये तो 2 सिद्धांत थे जिसको कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, बट फॉर्मूला डायरेक्टली जो मुझे यहां से मिला वो यही है अकेला कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये सब कुछ बातें किसके लिए चल रही थी, तो ये हो गया हमारा ग्रह, और इसके लिए एक उपग्रह है जो कि चक्कर लगा रहा है इसके परितः। उसके लिए हमने बनाया कि भैया एक ऑर्बिटल पाथ में एक ऐसा ऑर्बिट है जो कि दीर्घवृत्ताकार पथ है, इस पर यहां कहीं से भी ये उपग्रह चक्कर लगा रहा है। तो फर्स्ट लॉ तो ये होगी कि दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाएगा। ठीक है, यह हमारा ग्रह है और यह हमारा उपग्रह है। यहां पर यह है उसका कक्षक जिसमें चक्कर लगाना है। तो ये कह रहा हूं मैं कि उपग्रह की कोई एक स्थिति ए है यहां पर, तो इसके सेंटर से ज्वाइन कीजिए इसको। थोड़ी देर के बाद में मैंने इसकी लोकेशन देखी बी, तो यहां तक से इसको भी ज्वाइन कीजिए। तो ए और बी, ए से बी चलने में जितना टाइम लगा उतने ही टाइम में वो यहां सी से डी तक चल रहा। तो इन दोनों ही समयों में अगर इन दोनों क्षेत्रफलों को कंसीडर करेंगे आप, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली कहा गया कि यहां से यहां तक चलने में भी अगर टी टाइम लग रहा है और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको भी चलने में टी टाइम लगा हुआ है, समान समय है टी, तो भैया ये जो क्षेत्रफल होगा वो भी समान होगा। सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ था कि जो एवरेज रूप से इसकी रेडियस होगी
उसका क्यूब है ये, और टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट रोटेशन यानी इस ए से चला था और वापस इसी ए तक आने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। फॉर्मूला क्लियर हो गई कि हमारा क्या भाई, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दूसरा एक फॉर्म और है जिसके अकॉर्डिंगली हमने उठा करके इसकी वैल्यूज रखी, ठीक है, और टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया। ये टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में संबंध है, ये आया कहां से भाई, तो हमने टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया। इसकी पूरी डेरिवेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं भाई कि ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जीएम किस तरीके से आएगा, ठीक है ना। ये पूरी डेरिवेशन अपन ने करी। तो आते जरा हम इसके सवालों के ऊपर, क्योंकि देखिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट तो लगता ही है ना। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद के कांस्टेंट ये रहे, ये पूरे पाई आर स्क्वायर अपॉन जीएम, पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन जीएम। 4 पाई आर स्क्वायर से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक कोई पिंड है तो पूरे 4 पाई डायरेक्शन में फोर्सेस लगाता भाई, एंड नीचे जीएम मतलब जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये एम जो है ये मास ऑफ प्लैनेट है, ग्रह का द्रव्यमान है, सैटेलाइट का द्रव्यमान नहीं है। मतलब सैटेलाइट के उपग्रह के द्रव्यमान पर कोई निर्भरता नहीं होती। क्लियर होगी बात। चलिए आते भैया अपने सवाल में आ जाओ, करें मजे। पहला सवाल क्या भैया, सूर्य से बृहस्पति तक की दूरी, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी के 5.2 टाइम्स है। सूर्य के चारों ओर बृहस्पति का परिभ्रमण काल कीजिए। मैंने आपको बोला था इस चैप्टर को जब इनिशिएट कर रहे थे तब भी कि इसमें ना बड़े रियलिस्टिक चीजें आएंगी, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल चीजें आएंगी जिसमें बड़ा मजा आने वाला है। मतलब आप खुद से सोच के देखो ना, यहां पे हम बेसिकली निकालना ये चाह रहे हैं कि बृहस्पति का परिभ्रमण काल कितना, मतलब बृहस्पति कितने दिन में एक बार कंप्लीट चक्कर लगा लेती। अगर बृहस्पति का परिभ्रमण काल निकालने में सक्षम हुए तो ऐसा नहीं लगता कि बृहस्पति पर एक वर्ष कितने दिन का होगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अर्थ को क्या कैलकुलेट करते हैं कि अर्थ हमारे सूर्य के परितः एक रोटेशन अगर कंप्लीट कर जाती है, एक बार पूरा परिभ्रमण कर जाती है, तो हम कहते हैं एक वर्ष कंप्लीट हुआ। एट द सेम वे मैं इसकी कहूं कि भैया बृहस्पति का परिभ्रमण काल अगर आपने निकाला तो बृहस्पति पर एक वर्ष कितने दिनों का होगा, यह कैलकुलेट करना आसान है। कैसे, तो सूर्य से बृहस्पति की दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी की 5/2 टाइम्स है, ठीक है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी मतलब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि सूर्य से बृहस्पति की दूरी दिया गया है, क्या दिया गया है भैया, सूर्य से बृहस्पति की दूरी। अब सूर्य से बृहस्पति की दूरी को मैं R1 कंसीडर कर लूं तो ये ठीक है, सूर्य से बृहस्पति की दूरी R1 कंसीडर कर लेता हूं। सूर्य से ही पृथ्वी की दूरी भी दी गई है, सूर्य से ही पृथ्वी की दूरी दी गई है, और इसकी दूरी कितनी है भैया, R2 है ना। R1 किसकी दूरी है, R1 है बृहस्पति की, R2 किसकी है, पृथ्वी की, ठीक है। और ये कह रहे हैं ना, देखिए सूर्य से बृहस्पति तथा पृथ्वी की दूरी 5.2 टाइम्स है, ठीक है। तो R1 जो है वो बराबर है 5.2 टाइम्स ऑफ R2 के। R1 मतलब बृहस्पति की दूरी ज्यादा है पृथ्वी से, तो R1 इज इक्वल्स टू 5.2 टाइम्स ऑफ R2, या यूं कह लूं तो R1 अपॉन R2 कह सकता हूं कि ये 5/2 गिवन है, ये दिया गया है, सवाल में ही दिया गया है। तो कह रहे सूर्य के चारों ओर बृहस्पति के परिभ्रमण काल निकालिए। तो देखिए, चूंकि मुझे पता है, चूंकि केपलर के नियम से क्या क्लियर है भैया, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, ठीक है, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, तो ये भी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब के। अब चाहूं तो मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल्स टू भी लगा सकता हूं। रीजन क्या भैया, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता जरूर है, लेकिन अगर इसमें हमने जैसा कि फॉर्मूला देखा, R1 क्यूब जो लिखा हुआ है अल्टीमेट में क्या है, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन में GM, और नीचे भी 4 पाई स्क्वायर अपॉन में GM, तो ये कैंसिल हो गए।
तो मैं इसलिए बराबर का चिन्ह तो लगा सकता हूं, क्योंकि रेशियो है भाई, रेशियो है तो ये कांस्टेंट टर्म तो कट ही जाना है। ठीक है, अब चलिए करते हैं बात। जब ये इतनी सी बात आ चुकी है तो अब मेरे को कर लेना चाहिए इसको सॉल्व। कैसे? तो T1 अपॉन T2 की बात करना चाह रहे हैं, है ना। तो देखिए T1 मतलब बृहस्पति के लिए बात करें, T2 की अगर मैं बात करूं तो T2 मतलब हमारे लिए एक वर्ष। T2 की अगर मैं बात करता हूं तो T2 का मतलब कितना, हमारे लिए जो एक वर्ष है, T2 की वैल्यू मैंने ले लिया एक वर्ष, ठीक है ना। हमारे लिए जो एक वर्ष है वो T1 के लिए कितना दिन है, यही तो कैलकुलेट करना है। तो क्या करना भैया, ये लो आ जाओ, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, तो R1 अपॉन R2 तो 5.2 गिवन है, तो ये क्या मिल गया 5.2 का क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इन दोनों को रख भी लूं तो ये देखिए T1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट ऑफ 5.2 का क्यूब मिलेगा क्या, तो 5.2 तो अकेला बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट ऑफ 5.2 बच जाएगा। एक क्यूब है ना भाई, क्यूब है तो एक तो बाहर निकल गया, एक अंदर बच जाएगा। अगर इस एक को भी निकालेंगे तो देखिए ये कंप्लीटली 11.86 वर्ष के बराबर आएगा। यानी T1 जो है वो कितना हो गया भैया 11.86 वर्ष। यानी बृहस्पति पे अगर हम चले गए तो पृथ्वी पे जो एक वर्ष होता है उसके कंपैरिजन पे वहां पे कितना होगा भाई, तो 11.86 वर्ष होगा। यानी हमारे पृथ्वी के कंपैरिजन में ही बात करें होने को तो बृहस्पति एक रोटेशन जब कंप्लीट करेगी तो बृहस्पति का एक वर्ष गिनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि भैया पृथ्वी के कंपैरिजन में कितना है, तो पृथ्वी के कंपैरिजन में ये 11.86 वर्ष के बराबर है। यानी यहां पर 11.86 वर्ष मतलब अप्रॉक्स 12 साल कह लूं, तकरीबन 12 साल जिस समय हमारे यहां हो जाएगा तब वहां पर एक साल होगा। कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ने वाले अपने अगले सवाल के तरफ, एंड ये सारे ही क्वेश्चंस आपको बनेंगे, क्योंकि देखिए ये बेसिक लेवल से, बेसिक लेवल कहने का मतलब सिंपली ये है कि फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने। एक बार जैसे ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है तुरंत ही मिसलेनियस के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद उसके हायर ऑर्डर क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। तो भाई एक प्रोसेस से हम अगर सारी चीजें कवर अप करके चलेंगे तो सारे ही क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी की दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 हो जाए तो एक वर्ष की अवधि में कितना हो जाएगा। मतलब ऐसा कहना चाह रहे, देखिए दिया क्या गया भैया, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिखता हूं, दिया गया है, क्या डायरेक्टली लिखूंगा, मैं कहता हूं कि वर्तमान दूरी का 1/4 हो जाए। मतलब जो R2 हो, नई रेडियस जो हो वो R1 का 1/4 हो जाए, मतलब R1/4 हो जाए, R2 R1/4 हो जाए। तो कह रहे एक वर्ष का जो अवधि है, मतलब जो T1 था, T1 कितना भैया एक वर्ष, तो मेरे से कह रहे हैं कि T2 बताइए कितना होगा। तो अगेन मैं सीधे सिंपली लिखूं तो T1/T2, T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। अब यहां पर जो वैल्यूज गिवन है उन सब की बात कर लीजिए। T1/T2, T1 की वैल्यू कितनी है भैया, तो 1 है। T2 की वैल्यू कितनी है भैया, तो T2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो T2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू, तो R1 ही छोड़िए, ये R1 क्यूब अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, R1/4, तो ये हो गया R1/4 का क्यूब। फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/T2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये 4 तो ऊपर चला जाएगा और RQ से RQ कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स ऑफ R1 क्यूब अपॉन R1 क्यूब, ये दोनों टर्म तो खत्म हो गए। यानी 1/T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 का क्यूब भाई, है ना, 1/4 का क्यूब, नहीं सॉरी 4 का क्यूब, डायरेक्टली 4 तो ऊपर ही पहुंच गया ना। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये कितना हो गया भैया, T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 का क्यूब, या इसको सीधे सीधे 1/64 लिख ही लीजिए, चचो को 16 चौका 64,
तो टी स्क्वायर मतलब T2 कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1/64, मतलब T2 की वैल्यू आ गई 1/8। कितनी आ गई, 1/8। मतलब 1/4 अगर हो गया ना, 1/4 हो गई अगर रेडियस, तो हमारा जो साल है वो 1/8 हो जाएगा, है ना। जो 12 महीने का साल है उसका 1/8 बचेगा भैया, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गई बात, है ना। इस सवाल में भी कोई कहीं दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ रुख किया जाए। तो अगला सवाल है हमारे पास ये, क्या शनि का पृथ्वी के वर्ष का 29.5 गुना है। यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी दिस मच है तो सूर्य से शनि की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा आप कुछ देखिए, अब बात क्या कर रहे हैं, शनि का पृथ्वी वर्ष के, शनि का पृथ्वी वर्ष के, तो मतलब शनि का वर्ष T1 है, तो पृथ्वी का वर्ष T2 है। तब क्या कह रहे हैं कि ये जो T1 है ना, ये 29.5 टाइम्स ऑफ T2 है। शनि दूर है भाई, तो उसका वर्ष ज्यादा होगा पृथ्वी के कंपैरिजन में। कितना ज्यादा है, तो 29.5 टाइम्स ज्यादा है। तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, T1/T2 की जो वैल्यू दी गई है वो 29.5 दी गई है। अब क्या कह रहे हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, अब भाई पृथ्वी के लिए तो सारे कैलकुलेशंस पता है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी मतलब R2 गिवन है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की बात करें मतलब R2 की बात करें, R1 की बात करते हैं तो भाई शनि की हो जाती। तो ये कितना गिवन है, तो ये गिवन है मेरे पास 1.50 इंटू 10⁸, ठीक है। अब क्या मांग रहे हैं भाई, क्या मांग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें कैलकुलेट करके दे दीजिए आप वैल्यू कि भाई शनि की दूरी कितनी है। मतलब मेरे से मांगा जा रहा है कि भैया आप R1 की वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिए। तो ये सिंपल है ना, R1/R2, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, सॉरी T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। अब रख देते हैं जरा सब कुछ, तो T1/T2 तो 29.5 है, तो इसको ऐसा कर लीजिए, T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 क्यूब, R1 की वैल्यू निकालनी है, R2 की मुझे पता है 1.50 इंटू 10⁸ का क्यूब। ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये है 29.5 का स्क्वायर। कितना है, 29.5 का स्क्वायर। और बची हुई जो वैल्यू है, इस बचे हुए वैल्यू की भी बात कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगी मेरी R1 का क्यूब अपॉन 1.50 इंटू 10⁸ का क्यूब। अब यहां से स्क्वायरिंग के लिए एक रूट हटा देता हूं मैं, तो कितना बचेगा, ये हो गया मेरा R1 क्यूब इज इक्वल्स टू 29.5 का स्क्वायर इंटू 1.50 इंटू 10⁸ का होल क्यूब, ठीक है। फाइनली R1 अगर निकालना है तो थर्ड रूट ऑफ, ये पूरे नंबर्स को रख लीजिए, 29.5 का स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10⁸ की पावर 3। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा भाई 1.43 इंटू 10⁹, 1.43 इंटू 10⁹, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, ये किस में चल रहा था, किलोमीटर में, तो हमने अभी इसको छोड़ा हुआ है, ये किस में आ जाएगा भैया, किलोमीटर। तो ये R1 की वैल्यू मुझे मिल गई 1.43 इंटू 10⁹ किलोमीटर, यानी ये जो है सूर्य से शनि की दूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सवाल नंबर 4, ठीक है भैया। चौथे सवाल में क्या कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है ना 1.50 इंटू 10⁸ किलोमीटर हो तो सूर्य के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए।
अब देखिए द्रव्यमान की बात करें सीधे सीधे कि सूर्य के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, तो पृथ्वी जो घूम रही है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे जिस तरीके से कि भाई पृथ्वी के घूमने का तात्पर्य क्या है, पृथ्वी के घूमने का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य के परितः घूम रही है। अब पृथ्वी यहां पर ये जो फॉर्मूला था हमारे पास टी, टाइम के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में जी एम। तो यहां पे ये जो m है, ये m किसका होगा, ये जो m है ये मास होगा सूर्य का, सूर्य का द्रव्यमान, क्योंकि जो जिसके परितः घूमता है, जैसे पृथ्वी घूम रही है सूर्य के परितः, तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो इसमें कंसिडरेबल ही नहीं है, उसको तो कहीं से कहीं तक कंसिडर ही नहीं करना है। जब कंसिडर नहीं करना है तो सीधे सिंपल सी बात आती है कि भैया ये m जो है वो उस पिंड का है जिसके परितः घूमा जा रहा है। g की वैल्यू हमें पता ही है, तो क्यों ना हम इसके अंदर सारी वैल्यूज रख दें, क्योंकि औसत दूरी मतलब यहां पर r की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर गिवन है। तो चलिए काम करते हैं, रख देते हैं इसमें इंटू 10⁻³ और कर दीजिए, मीटर हो जाए 1.50 इंटू 10⁻, कितना कर दें 8 3 11। अब रखता हूं मैं, तो देखिए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू आर क्यूब की जगह पे 1.50 इंटू 10⁻11 का क्यूब अपॉन जी की वैल्यू की बात करिए तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम की अगर आप बात करें मास की, तो भैया मास मुझे निकालना है, इसको एम रहने देता हूं, या फिर एक काम करता हूं इस एम को यहां ले आता हूं, इस m को उठा के यहां ले आता हूं देखिए, और ये टी स्क्वायर को यहां रख देता हूं, तो नीचे टी स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है ना। तो भैया नीचे आ गया क्या टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर मतलब 365 दिन होता है 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में आ रही है, तो ये भी स्टैंडर्ड में जाएगी, ये किस में बदल जाएगी, ये सेकेंड्स में बदल जाएगी, ठीक है। हो गई अब बात खत्म। तो यहां से निकल के आ जाएगा मुझे मास, ठीक है। कितना आएगा मास, ये हो जाएगा 2.01 इंटू 10⁻30 kg, 2.01 इंटू 10⁻30 kg, इतना आएगा इसका द्रव्यमान, किसका भैया, सूर्य का। तो आपको एक और बात पता चली क्या, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था इस चैप्टर के इनिशिएटिंग में, कि भाई जब कभी भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे खगोलीय पिंड की जहां पर हम कभी गए ही नहीं, फिर भी उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं, जैसे कि सूर्य के ऊपर जाना, उसका द्रव्यमान परिकलित करना, यह बड़ा टिपिकल काम है भाई, लेकिन इस फॉर्म के जरिए, इस फॉर्मेट के जरिए हम इजीली उसका द्रव्यमान परिकलित कर पा रहे। तो अब सिर्फ यही सूर्य नहीं, अगर कोई दूसरा पिंड भी किसी ग्रह के परितः घूम रहा है तो उस ग्रह का द्रव्यमान इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी पिंड को ऐसा घूमता हुआ तो हम यहीं से बैठ करके टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, कितने दिनों में एक रोटेशन कंप्लीट हो पाएगी। तो टाइम कैलकुलेट करना इज नॉट अ टिपिकल डील, क्योंकि वो देख करके हो सकती है, वो टेलीस्कोप्स के जरिए पॉसिबल है। जब मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाती है तो बाकी बचा हुआ कौन सा भैया, और रेडियस वाली वैल्यू, इसको और कंपेयर करके और हम इजीली निकाल सकते हैं। आप सोचोगे कि तो सर रेडियस कैसे कैलकुलेट कर पाते होंगे, रेडियस भी कैलकुलेट करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है हमारे पास में। लाइट कितने देर में वहां से वहां तक ट्रेवल कर रही है, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, पता चल जाता है, ठीक है। प्रकाश गमन करने से हम पता कर सकते हैं रेडियस को भी। आई होप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए 5वें प्रश्न में अच्छी अच्छी बातें की गई है। मंगल ग्रह में फोबोस और डेल्मोस नामक 2 चंद्रमा है। जैसे हमने बात किया था कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के जैसा, मतलब पृथ्वी के पास तो एक नेचुरल सैटेलाइट उपग्रह जो कि चंद्रमा है, ऐसे ही 2 चंद्रमा हमारे मंगल के पास में है। मंगल के पास में एक फोबोस है और एक डेल्मोस है। ये दो हमारे पास में, मतलब मंगल के पास में क्या है भैया, चंद्रमा है, ठीक है। दो इसके नेचुरल सैटेलाइट है, ऐसा भी कह सकते हो। अब कहते हैं यदि फोबोस का आवर्तकाल 7 घंटे 39 मिनट और कक्षीय त्रिज्या 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर हो तो मंगल का द्रव्यमान परिकलित कीजिए। देखिए आपको क्या क्या चीजें दे दी गई, रेडियस दे दिया और यहां पर टाइम दे दिया, तो हमें यहां पर द्रव्यमान परिकलन में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए।
ए ऑप्शन देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, मैं कहता हूं टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता भाई, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, एम इक्वल्स टू क्या हो गया, तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर, है ना, जी टी स्क्वायर। अब इसमें उठा करके सारे मानों को रख दीजिए, बस बात खत्म। कैसे रखे भाई, तो 4 एम इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, ठीक है, 3.14 का स्क्वायर इंटू आर। और रेडियस कितना गिवन है ये देखिए, किलोमीटर में गिवन है। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए यहीं के यहीं उठा करके 9.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 9.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो सीधे रख देता हूं मैं 9.6 इंटू 9.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का क्यूब अपॉन जीटी स्क्वायर, मतलब 6.67 इंटू टाइम पीरियड की अगर आप बात करते हैं तो देखिए 7 घंटे 39 मिनट गिवन है। सेकंड में चेंज कर लीजिए भैया, ठीक है, 10 टू द पावर -11 इंटू ये हो जाएगा 7 घंटे, मतलब 7 घंटे और 39 मिनट। तो 7 घंटे को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा मिनट, और मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे भैया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 60 सेकंड से, तो ये 7 घंटा तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 39 मिनट को कन्वर्ट करना होगा तो 60 से उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भैया इनटू प्लस 39 मिनट का 60 सेकंड से, ये टोटल सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना भाई, तो अब आपको यहां पर निकालना है सिंपली m की वैल्यू। तो m कितना निकल के आ जाएगा 6.48 इंटू 10 टू द पावर 23 kg। ये किसका मास निकाल लिया हमने, ये हमने मास निकाल लिया हमारे फोबोस का, क्योंकि हम कह रहे हैं दो सैटेलाइट है उसके पास, एक फोबोस है और एक है उसके पास डेल्मोस। तो फोबोस का हमने यहां पर क्या कैलकुलेट कर लिया भाई, फोबोस का हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया मास। कैलकुलेशन के लिए आसान सा तरीका है, वही टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम। एम को इधर लेकर टी स्क्वायर को नीचे उतार दिया और वहां से कंपेयर कर लिया। अगले सवाल की तरफ चलिए बढ़ते हैं जरा। अगला सवाल देखिए भाई, इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट। अगला सवाल है कि यह मानते हुए कि पृथ्वी तथा मंगल सूर्य के परितः वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं तथा मंगल की कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1.52 गुनी है। मंगल की त्रिज्या ज्यादा है पृथ्वी से, तो मंगल वर्ष की अवधि दिनों में क्या होगी, मतलब मंगल, देखिए मंगल वर्ष कहते हैं ना भैया, बड़ा ये मंगल वर्ष है, वैसा वाला मंगल वर्ष नहीं है। मंगल वर्ष मतलब मंगल एक बार पूरा परिभ्रमण कितने दिनों में कर जाएगी, उसको मंगल का एक वर्ष कहेंगे। तो उसके कंपैरिजन के लिए मैं कुछ इस तरीके से कहता हूं कि देखिए, यह मानते हुए कि पृथ्वी तथा मंगल सूर्य के परितः परिक्रमण कर रहे हैं, तो मंगल की कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1.52 टाइम्स है, ठीक है। तो मैं कहता हूं आर किसकी भैया, मंगल की, और आर किसकी भैया, पृथ्वी की, ठीक है। कितनी, तो आर मंगल की और आर हमारी कितनी, अर्थ की। इन दोनों का रेशियो गिवन है मेरे पास में 1.52, ठीक है। अब कह रहे पृथ्वी का एक वर्ष ले लीजिए भाई, मतलब मैं टाइम ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो एक वर्ष ले लेते हैं, और टाइम ऑफ मंगल निकालना है कि कितने वर्ष, कितने दिनों का एक वर्ष होगा, तो वर्ष में निकालते फिर उसको दिन में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला फिर से वही रहने वाला है जो ऑलरेडी यूज कर रहे थे हम, कि टी एम अपॉन टी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम अपॉन आर ई का क्यूब, ठीक है। तो टी एम अपॉन टी ई की अगर मैं बात करूं तो टी एम मुझे निकालना है, तो टी एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी ई कितना 1 रखना है, तो ये 1 रख देता हूं, 1 इंटू इसका रेशियो मेरे पास है 1.52 की पावर 3, तो टी एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1.52 टाइम्स 52 का क्यूब। अब इसमें से निकालेंगे तो एक तो 1.52 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा रह जाएगा भाई, तो अंदर बचा रह जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 1.52,
फाइनली इसका मतलब है 1.87 इसका आंसर आएगा। अब दिन में निकालने के लिए मांगा था, तो पृथ्वी के कंपैरिजन में तो 1.87 वर्ष के बराबर होगा, है ना, 1.5 वर्ष से ज्यादा, करीब करीब 2 वर्ष के करीब करीब, है ना। पृथ्वी का 2 वर्ष करीब करीब उसके 1 वर्ष के बराबर। तो एक काम करना है, इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पृथ्वी के, तो ये दिन में बदल जाएगा, तो ये तकरीबन 600 कितना पहुंच जाएगा, 684 दिन के आसपास। तो ये तकरीबन 684 दिन, हमारा 365 दिन का 1 साल होता है, तो 684 दिन मतलब एक मंगल वर्ष जो है ये 684 दिन के बराबर होने वाला है। एक मंगल वर्ष 684 दिन के बराबर। ठीक है भैया, हो गई बात खत्म यहां पर। ठीक है, चलिए, पॉइंट क्लियर है भाई, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने पहला पार्ट मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जो हमने कवर अप करना चाहता कि हमारे जो केपलर्स लॉ है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इन फॉर्मूले पे किस किस तरीके से हम कौन कौन से डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी वैरायटीज हमने कवर अप कर ली। तो इसी तरीके से भाई सिंपली बने रही है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, यहां पर पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड मिलता है, और उसका मतलब है कि आपको इजीली हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो पढ़ाई कर सकते हैं। और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट चाहिए तो सिंपली आप कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो एंड चेकआउट कर सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप हमसे कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, ऐसे ही हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार वीडियोस के साथ, बेसिकली कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ में, नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।